वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो होता है ना, हम लोग क्लास 10 का एक टॉपिक देखेंगे, रेस्पिरेशन। उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोगों का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था। ये हम लोगों के बायोलॉजी का सेकंड पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का, रेस्पिरेशन। तो देखिए, सबसे पहले रेस्पिरेशन क्या होता है, तो एक सिंपल चीज़ याद रखिए रेस्पिरेशन के बाद मामले में, कि जब जो भी खाना हम लोग खाते हैं ना, जैसे अभी हम रोटी सब्जी खाएं, तो वो खाना जो होता है वो हमारे बॉडी में टूटता है और उससे एनर्जी रिलीज होता है। इसी होल प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में बहुत सारा चीज़ अपने जूनियर क्लास में ही देख चुके हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, वी हैव जस्ट स्टडीड दैट डाइजेस्टेड फूड इज एसिमिलेटेड इनटू द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइजेस्ट जो हम लोग खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी में क्या होता है, उससे जो खाना हम लोग खाते हैं वो हमारे बॉडी में पचता है और उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। द एसिमिलेटेड फूड इज यूज्ड मेनली फॉर टू पर्पस। ये जो खाना रहता है जिससे हमारा एनर्जी रिलीज होता है, इसका इस्तेमाल दो पर्पस के लिए किया जाता है। ठीक है, दो काम के लिए किया जाता है। पहला क्या होता है, एसिमिलेटेड फूड इज यूज्ड एज अ फ्यूल टू गेट एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। सबसे पहला क्या होता है कि जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है हम लोगों को एनर्जी रिलीज करने के लिए। उस एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा अपने लाइफ एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे खेलना, दौड़ना, खाना पीना, पढ़ना, लिखना। तो इन सारे फूड जो हम खाना खाए जिससे एनर्जी रिलीज हुआ, उसका यूज़ हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, अलग अलग एनर्जी के लिए करते हैं। अलग अलग हम लोगों को एनर्जी मिलता है, उससे अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। दूसरा क्या होता है, ये जो एसिमिलेटेड फूड मटेरियल होता है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। हम लोग ये बात जानते हैं कि हमारा बॉडी जो होता है वो सेल से बना हुआ है और डेली जो होता है हज़ारों की संख्या में सेल जो होते हैं हमारे बॉडी से टूटते हैं और लाखों सेल जो होते हैं हमारे बॉडी में बनते हैं। तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। We will now describe how energy is released from the food which is absorbed and assimilated in the cell। अब हम लोग इस मतलब जैसे देखिए, रेस्पिरेशन तो हम लोग जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर में ना, मतलब आप क्लास 10th में ना मेनली आप ये चीज़ पढ़ोगे कि किस तरीके से फूड जो होता है हमारे बॉडी में टूटता है और हमारे अलग अलग सेल जो होते हैं ना उसको एब्जॉर्व करते हैं। फूड इज़ द फ्यूल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल। देखिए, जैसे किसी गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, पेट्रोलियम, डीजल वगैरह की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से हमारे बॉडी को चलने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है। फूड जो होता है हमारे बॉडी, खाना जो होता है हमारे बॉडी का ना सेल की तरह काम करता है। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एनर्जी एक्चुअल में ऑब्टेन होता है। मोस्ट लिविंग थिंग नीड ऑक्सीजन टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। सभी लिविंग थिंग्स, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बींग हो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ना क्या चीज़ की जरूरत रहती है, फूड की जरूरत रहती है। ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। अपने खाते हैं ना उसको टूट तोड़ करना क्या होता है उससे जैसे हम लोग खाना खाएं, हम रोटी सब्जी खाना खाएं, ठीक है, तो उस हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन रहता है उस रोटी सब्जी को वो तोड़ता है और एनर्जी रिलीज करता है। ये जो ऑक्सीजन होता है ये हमारे फूड मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है, जो कि हमारे बॉडी सेल में जो फूड मॉलिक्यूल्स जाते हैं उनके साथ रिएक्ट करता है, उनको धीरे धीरे जलाने लगता है। मतलब ऑक्सीजन जो होता है वो खाना के साथ रिएक्ट करता है और एनर्जी रिलीज करता है। द एनर्जी दस रिलीज is stored in ATP molecules. The body can use the stored energy whenever it want to do। ये जो एनर्जी होता है ना ये ATP के रूप में, मतलब ATP एक शॉर्ट फॉर्म है, ATP मॉलिक्यूल्स के रूप में हमारे सेल में जो होता है ना वो जो होता है ना रिलीज होता है। ठीक है, हमारे बॉडी के सेल के रूप में ये एनर्जी जो होता है वो रिलीज होता है। और कुछ एनर्जी को क्या किया जाता है ना, हमारे बॉडी में ना कुछ टाइम के लिए बचा कर रख लिया जाता है। ठीक है, जैसे किसी दिन मानिए हम लोग फास्ट करते, तो हम लोग फास्ट करते तो ऐसा तो नहीं है कि एक दिन भूखे रहते तो हम लोग बिस्तर पर पड़ जाते, नहीं, हम लोगों को एनर्जी मिलते रहता है। वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलता है, जो एनर्जी जो ATP मॉलिक्यूल्स में हमारा जो एनर्जी स्टोर रहता है ना, तो उस फॉर्म में क्या होता है हम लोगों को एनर्जी मिलता है, वो स्टोर एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग एनर्जी रिलीज करें, खाने से हम लोग को का एनर्जी रिलीज हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। When oxygen burned the food cell in the body to release energy, then carbon dioxide and water
प्रोड्यूस एज अ वेस्ट प्रोडक्ट विच आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन ऑक्सीजन बर्न द फूड इन द सेल, जब ऑक्सीजन हमारे फूड के साथ रिएक्ट करता है, हमारे सेल में, हमारे बॉडी के सेल में रिएक्ट करता है तो एनर्जी रिलीज होता है। देन जो एनर्जी, जैसे मानिए हमारा खाना के साथ हमारा जो होता है ऑक्सीजन रिएक्ट किया, जब ऑक्सीजन खाने के साथ रिएक्ट करता है तो हम लोग को एनर्जी रिलीज होता है, मतलब हम लोगों को एनर्जी मिलता है। और कार्बन डाई और वाटर जो होते हैं वो ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द सेल, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड एंड देन एलिमिनेट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। तो हम लोग रेस्पिरेशन का एक दूसरा डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, तो एयर से लेते हैं। कहाँ पे लेते हैं, तो सेल में लेते हैं, और उस ऑक्सीजन का यूज करते हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए। कैसे, अपने फूड को जलाकर। बर्निंग ऑफ फूड का मतलब यहाँ पे क्या है, फूड के साथ रिएक्ट। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि देखिए हम लोग कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन हम लोग कहाँ से लिए, एयर से लिए। कहाँ पे गया, सेल में गया। इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम लोग किस लिए, कि अपने फूड को जलाने के लिए। बर्निंग ऑफ फूड का मतलब यहाँ पे हमेशा समझिएगा फूड के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है और उससे हम लोगों को कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो मिला उसको बॉडी से बाहर निकाल दी। तो अगर आपसे एग्जाम में रेस्पिरेशन का इक्वेशन आ जाए तो आप क्या लिखिएगा, फूड प्लस ऑक्सीजन, एरो देके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिलीज एनर्जी टेक प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी। ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोगों का एनर्जी रिलीज हो हमारे बॉडी के सेल में। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे बॉडी से एनर्जी रिलीज होता है। तो इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। सेलुलर, अगर आपसे एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ गया क्यों हम लोग रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, तो सिंपल आंसर लिखना है कि क्योंकि जो रेस्पिरेशन होता है ना, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिलीज एनर्जी टेक प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सेलुलर रेस्पिरेशन किसको कहा जाता है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि ऐसा रेस्पिरेशन जो हमारे बॉडी के सेल में हो। रेस्पिरेशन का वो प्रोसेस जो हमारे बॉडी के सेल में हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो प्रोसेस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन है। ठीक है, अगर आपके बॉडी में है तो आपके बॉडी में भी सेम होगा, मेरे बॉडी में भी सेम होगा, सबके बॉडी में कॉमन होता है। इट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, ये हमारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। देयर आर 2 बाई प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ना तो 2 बाई प्रोडक्ट निकल कर आता है, मतलब 2 वेस्ट प्रोडक्ट निकल के आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर का यूज फिर भी हमारा बॉडी कर लेता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा बॉडी बाहर निकाल कर फेंक देता है। आउट ऑफ दिस, सिर्फ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रियल वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं रेस्पिरेशन में, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं और इनको हमारे बॉडी से बाहर निकाला जाता है जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तब। वाटर प्रोड्यूस, जो रेस्पिरेशन के दरमियान जो पानी प्रोड्यूस होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट में जो पानी रिलीज होता है उसको, वो हमारे बॉडी के लिए एक्चुअल में हार्मफुल नहीं होता है, ये हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, मतलब यूजफुल होता है। तो रेस्पिरेशन हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये जो होता है हमारे बॉडी के अलग अलग लाइफ प्रोसेस को ना परफॉर्म करता है जिससे हम लोग जिंदा रह सकते हैं। अगर रेस्पिरेशन ना हो तो हम लोग क्या होगा, हमारे फूड से एनर्जी रिलीज नहीं होगा, और फूड से अगर एनर्जी रिलीज नहीं होगा तो हम लोग किसी भी तरीके का कोई भी लाइफ प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन के बारे में तो हम लोग अभी फिर भी देख ली। अब ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग का सिंपल मतलब होता है सांस लेना या सांस छोड़ना। ब्रीथिंग क्या होता है, द मैकेनिज्म बाई विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ऐसा मैकेनिज्म जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करे, वो ऑक्सीजन ले और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़े, वो ब्रीथिंग कहलाता है। रेस्पिरेशन इज अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। देखिए ब्रीथिंग जो होता है वो रेस्पिरेशन के कंपेयर में इजी प्रोसेस होता है, हमारा रेस्पिरेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि ब्रीथिंग में क्या होता है, आप एयर को अपने नाक से इंटर करवाए, उससे ऑक्सीजन आपके बॉडी ने ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को आपके बॉडी ने छोड़ दिया। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है कि आपने खाना खाया, फिर वो हमारे बॉडी के ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो एनर्जी रिलीज हुआ, 2 वेस्ट प्रोडक्ट निकल के आए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेस्ट प्रोडक्ट निकल के आए, वाटर का यूज हमारे बॉडी ने कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। Respiration include breathing as well as oxidation of food in the cell of the organism to release energy. Generally respiration होता है, उसमें breathing भी involved रहता है और oxidation of food भी involved रहता है। Oxidation of food का मतलब क्या होता है? Food का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। Breathing जो होता है एक फिजिकल प्रोसेस है, respiration एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। द प्रोसेस जो होता है ब्रीथिंग में, उसमें इन्वॉल्व रहते हैं हमारे लंग्स इन्वॉल्व रहते हैं, जबकि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए। जैसे एग्जाम में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 3 डिफरेंसेस लिखिए ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में, तो आप क्या क्या सबसे पहले क्या लिखिएगा? ब्रीथिंग का डेफिनेशन, रेस्पिरेशन का डेफिनेशन। दूसरा क्या लिखिएगा? ब्रीथिंग एक सिंपल प्रोसेस है जबकि रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ब्रीथिंग में क्या इन्वॉल्व रहता है? ब्रीथिंग में हम लोगों का लंग्स इन्वॉल्व रहता है। फिर तीसरा डेफिनेशन में क्या, तीसरे में पॉइंट में क्या लिखिएगा? ब्रीथिंग में हमारा लंग्स इन्वॉल्व रहता है, रेस्पिरेशन में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये 3 डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है वो एक्चुअल में बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जो कि हर एक स्टेज बाय स्टेज मतलब होता है, ठीक है। और इंजाइम्स अलग अलग इंजाइम्स रिएक्ट करते हैं। जैसे ध्यान से समझिए, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में, हमारे मुंह से, मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोग को बताया था कि हमारे मुंह में ना बहुत सारे सेलिवा जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। सेलिवा हमारे बॉडी मुंह में रिलीज होता है जो खाने को गीला करने का काम करता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, खाना हमारे बॉडी के अंदर आसानी से चला जाता है। तो रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, उसमें अलग अलग स्टेज इन्वॉल्व है। कोई भी स्टेज दूसरे के स्टेज में दखलंदाजी नहीं कर सकता है। मेन पर्पस जो होता है रेस्पिरेशन का वो होता है एनर्जी को रिलीज करना। खाने के मॉलिक्यूल्स को तोड़कर, जो हमारे खाने का जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है उसको तोड़कर एनर्जी को रिलीज करना। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर कैरिंग आउट बायोलॉजिकल फंक्शन विच आर नेसेसरी फॉर द। क्या होता है, ये जो रेस्पिरेशन के दरमियान जो एनर्जी रिलीज होता है हम लोग के खाने से, उसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग बायोलॉजिकल फंक्शन में करते हैं। जस्ट लाइक अपने बॉडी को मेंटेन करने में, अपने बॉडी का ग्रोथ करवाने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के जस्ट अपोजिट रहता है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में खाना बनता है हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के हेल्प से, लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, खाना को तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज किया जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि रेस्पिरेशन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के उल्टा क्यों रहता है, तो आप सिंपल लिखिएगा कि फोटोसिंथेसिस में हम लोग प्लांट्स जो होते हैं वो खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके खाने को तोड़ा जाता है, 2 वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखिए हाउ एनर्जी, ये जो एनर्जी जो होता है वो कैसे रिलीज होता है। हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर। देखिए जब कैसे एनर्जी को रिलीज किया जाता है, उसको स्टोर कैसे किया जाता है। रेस्पिरेशन के दरमियान जो एनर्जी रिलीज होता है उसको कैसे स्टोर किया जाता है। तो देखिए ऑल द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज नॉट यूज्ड इमीडिएटली बाय ऑर्गेनिज्म। देखिए अगर मेरे बॉडी से ना 10 जूल जो होता है एनर्जी रिलीज हुआ, तो उस 10 जूल का इस्तेमाल हम उसी टाइम नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ एनर्जी को स्टोर किया जाता है। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स इन द सेल ऑफ द बॉडी एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म व्हेन रिक्वायर्ड। ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ये जो एनर्जी रिलीज होता है, ये हमारे बॉडी में एटीपी मॉलिक्यूल्स में, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ये स्टोर रहता है, ठीक है। और जब हम लोगों को इसका नीड पड़ता है तब हम लोग इसका यूज करते हैं। सबसे पहले एटीपी क्या होता है, एडीपी और एटीपी दो अलग वर्ड है। एडीपी जो होता है एक सबस्टेंस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट बोलते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स होता है एडीपी का, ये हमारे सेल में मौजूद रहता है। एडीपी में जो एनर्जी का कंटेंट रहता है वो काफ़ी लो रहता है, मतलब एडीपी में आप कम अमाउंट में एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। एटीपी क्या होता है, एटीपी एक सबस्टेंस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। ये क्या रहता है, ये हमारे सेल के अंदर रहता है। एटीपी में हाई एनर्जी कंटेंट रहता है। एडीपी इसमें लो एनर्जी कंटेंट रहते हैं। एटीपी इसमें हाई एनर्जी कंटेंट रहते हैं। Inorganic phosphate is a substance which contain a phosphate group made up of phosphorus, oxygen। ये जो होता है ना, एक ग्रुप होता है बाबू जिसमें फॉस्फोरस और फॉस्फेट का एक ग्रुप होता है जो कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन से बना हुआ है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेल। ये हमारे सेल में मौजूद रहता है और इसका
करते हैं जब हमारे बॉडी को इसका नीड पड़ता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जो होता है जनरली हम लोग फॉस्फेट लिख के भी रिप्रेजेंट करते हैं। द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जो होता है ना वो जनरली पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एडीपी में 2 फॉस्फेट रहते हैं और एटीपी में 3 फॉस्फेट रहते हैं। मतलब देखिए डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। तो डी वाला जब आएगा तब उसमें क्या होता है, लो एनर्जी कंटेंट रहता है। टी वाला जब आएगा उसमें हाई एनर्जी कंटेंट रहता है। ये जो एनर्जी रिलीज होता है रेस्पिरेशन में इज यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जो एनर्जी रिलीज होता है ना इसका इस्तेमाल किया जाता है एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाने में। एडीपी हम लोग क्या बोल रहे हैं ना, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जो एनर्जी रिलीज होता है, ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है रेस्पिरेशन के दरमियान इज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए फ्रॉम एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। ये कैसे होता है, एडीपी जो होता है वो पहले कंबाइन होता है हम लोग का इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से और सारे एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है। फिर रेस्पिरेशन के दरमियान ये एटीपी मॉलिक्यूल्स को रिलीज करता है। जब एडीपी ध्यान से समझिए, जब डाई फॉस्फेट था, जब एडीपी में क्या था, सिर्फ 2 ही फॉस्फेट मौजूद था, तब क्या किया वो फॉस्फेट के साथ रिलीज किया और एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया। क्या रिलीज किया, एटीपी रिलीज किया, मतलब 3 फॉस्फेट बन गया। कैसे बना, क्योंकि 2 फॉस्फेट था, 1 फॉस्फेट के साथ रिएक्ट कर गया तो 3 फॉस्फेट बन गया आपका। तो ये एनर्जी जो होता है स्टोर रहता है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहता है। देखिए व्हेन द सेल नीड द एनर्जी एटीपी कैन ब्रेक डाउन यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी। जब हमारे किसी भी सेल को एनर्जी का जरूरत पड़ता है तो ये एटीपी जो होता है वो टूट जाता है, ठीक है, और एनर्जी रिलीज करता है। जब एटीपी टूटेगा तो एडीपी फॉस्फेट और एनर्जी रिलीज करेगा। द एनर्जी जो होता है वो 30.5 किलो जूल पर मोल जो होता है वो रिलीज होता है इस प्रोसेस में। ये जो एनर्जी रिलीज होता है एटीपी के प्रोसेस से इस कैरी आउट ऑल इंडोथर्मिक रिएक्शन। जितने भी इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है हमारे सेल में वो किसके थ्रू होते हैं, तो ये एटीपी के थ्रू होते हैं। एटीपी जो होता है वो उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एटीपी में कब, जब हम लोग एनर्जी को एब्जॉर्व कर लें। मतलब देखिए ध्यान से समझिए, एडीपी था, ठीक है, उसमें क्या किया बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी है तो वो एटीपी बन गया। लेकिन जब एटीपी टूटता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। हमेशा याद रखिए एडीपी क्या है, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि वो एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, ठीक है, और एटीपी क्या होता है, एनर्जी को रिलीज करने का काम करता है। एक सेकेंड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एटीपी जो होता है वो इंडोथर्मिक रिएक्शन को टेक प्लेस करता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्व करके हमारे सेल तक। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एटीपी जो होता है वो एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। सही बात है, क्यों, क्योंकि देखिए ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्व करता है और हमारे सेल तक पहुंचाता है, ठीक है। तो एडीपी को हम लोग एटीपी में कन्वर्ट कब कर सकते हैं, जब हम लोग एनर्जी को एब्जॉर्व करें। और एटीपी को वापस एडीपी में कैसे कर सकते हैं, जब एनर्जी को ना एक सेल एब्जॉर्व कर ले तब। तो ये हमेशा कंटिन्यूसली सप्लाई होते रहता है एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जस्ट एज अ बैट। क्या बोल रहे हैं ना कि एनर्जी जो होता है वो बेसिकली स्टोर रहता है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है, और उसका बाद में हमारे बॉडी जो होता है उसको अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल, कंडक्शंस ऑफ नर्व इम्पल्सेस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड मेनी अदर एक्टिविटीज़ के लिए हमारा सेल उसका यूज़ कर लेता है, ठीक है। एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। मतलब क्या, क्योंकि एनर्जी को एटीपी को एनर्जी करेंसी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी हम लोगों को एनर्जी का नीड होता है तो हम लोग इसी एटीपी से एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो इंपॉर्टेंट डिस्कशन में क्या है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कैरी करते हैं ऑक्सीजन के हेल्प से। देयर आर हाउएवर सम ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट रेस्पिरेशन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। देखिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपने ना ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके रेस्पिरेशन के प्रोसेस को डन करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो रेस्पिरेशन का यूज़ नहीं करते, विदाउट रेस्पिरेशन के यूज़ से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस को डन करते हैं। तो हम लोग एरोबिक, इसको क्या बोलते हैं, जो ऑक्सीजन का हेल्प ले उसको एरोबिक बोला जाता है, जो ऑक्सीजन की हेल्प ना ले उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। तो इन सारी चीज़ों से पढ़ने से पहले ना 2-3 चीज़ देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसमें 6 कार्बन एटम के कंपाउंड रहते हैं। ये एक सिंपल फूड रहता है जो कि हमारे बॉडी में ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। और ग्लूकोज का मतलब जो भी खाना हम लोग खाते हैं वो हमारे बॉडी में टूटता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका,
तो ऑक्सीडेशन जो होता है ग्लूकोज का टू पायोरविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ये जो ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का पायोरविक एसिड के फॉर्म में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ये कहाँ होता है, हमारे साइटोप्लाज्म, हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, मतलब सेल का साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। ऑक्सीडेशन जो होता है ग्लूकोज का पायोरविक एसिड के फॉर्म में, उसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं रहता। विदाउट ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट से ये जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। वन मॉलिक्यूल जो होता है ग्लूकोज का ऑन ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स प्योरविक एसिड का रिएक्ट देता है हम लोग को। अगर एक मॉलिक्यूल्स हम लोग ग्लूकोज का ले रहे हैं ऑन ग्लाइकोलाइसिस में, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स पायोरविक एसिड जो होता है वो रिलीज करता है। पायोरविक एसिड जो होता है उसमें 3 कार्बन एटम रहते हैं, इसलिए इसको पायोरवेट भी बोला जाता है। फॉर्मूला क्या है, आपको पायोरविक एसिड का फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। इट इज़ अ केटोनिक कार्बोऑक्सिलिक एसिड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केटोनिक कार्बोऑक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। द फेट ऑफ पायोरविक फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डिपेंड ऑन वेदर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द सेल और नॉट। देखिए, पायोरविक एसिड इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर हमारे सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पायोरविक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज करेगा और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है, तो पायोरविक एसिड जो होता है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में होगा और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। मतलब बहुत कम एनर्जी रिलीज होगा लेकिन ज़्यादा टाइम तक के लिए एनर्जी रिलीज होगा हम लोगों का। लैक्टिक एसिड क्या होता है, लैक्टिक एसिड इज आल्सो 3 कार्बन एटम कंपाउंड। लैक्टिक एसिड जो रहता है वो भी 3 कार्बन एटम के कंपाउंड रहते हैं, इसलिए इसको लैक्टेट भी बोलते हैं। फॉर्मूला जो होता है लैक्टिक एसिड का वो क्या रहता है, CH3CH, नीचे में सिंगल बॉन्ड OH और फिर सिंगल बॉन्ड COOH रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिलिक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल कार्बोऑक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, बेसिकली जो रेस्पिरेशन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा कि हमारा बॉडी जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की मदद से क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी रहेगी हमारे बॉडी में, तब एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है।